गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल मंडा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने विज्ञान का जो अगला टॉपिक है वो देखते हैं। जो अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, उसमें देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अपन अभी पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें देखो, जब किसी चालक कुंडली, कोई कुंडली दे रही थी, जो तांबे की तार होता है उसमें जो जो ये से गोल गोल जो बंधी रहती है, अपन स्पीकर में देखते हैं, किसी के अंदर देखते हैं तो देखा करो एक तांबे की गोल गोल कुंडली रहती है। वह कुंडली वह चुंबक में सापेक्ष गति करवाई जाती है। जब किसी चालक कुंडली व चुंबक में सापेक्ष गति करवाई जाती है, तो सापेक्ष गति करवाई जाती है तो चालक कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। जब उस कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है तो उस सापेक्ष गति के कारण उनमें धारा उत्पन्न होती है, और धारा उत्पन्न होती है तो इसे अपन प्रेरित धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा क्या होती है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है तो सापेक्ष गति के कारण क्या होती है, कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा को अपन प्रेरित धारा कहते हैं। अब देखो आगे, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा अपन इससे मान सकते हैं, ऐसी घटना जिसके अंदर कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवाई जाती है, तो उस गति के कारण उस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा से उस धारा को अपन प्रेरित धारा कहते हैं, और इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सबको समझ में आ गया होगा कि कुंडली और धारा के कुंडली और चुंबक में क्या सापेक्ष गति करवाने से जो धारा उत्पन्न होती है, कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रेरित धारा कहते हैं। और ये सारी घटनाएं होती है, उस पूरी घटना को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो उस पूरी घटना को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो इसका कारण क्या है। मैं ये बोर्ड पे ये पूरा इसलिए लिखता हूँ कि आप कॉपी के अंदर भी ये नोट्स उतार लो, इसलिए ये मैं बोर्ड पे पूरा लिखता हूँ। तो देखो कारण क्या है। कारण ये है कि जब चुंबक व कुंडली के बीच, जब चुंबक और कुंडली दोनों के बीच सापेक्ष गति होती है, जब दोनों के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के काट में से, मतलब छोटे से क्षेत्र में से, अपन कुंडली का छोटा सा क्षेत्र होता है, में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। क्या होता है कि कुंडली का अगर छोटा सा क्षेत्र रहते हैं, उसमें अगर धारा बह रही है तो क्या उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जो चुंबकीय क्षेत्र जो अपने जो पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पढ़ा था कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें अपन कोई भी वस्तु उससे उसकी तरफ आकर्षित होती है। अपन मान सकते हैं कि जो उस वस्तु की तरफ आकर्षित होती है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार क्या होता है? परिवर्तन। और उसे अपन क्या करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अपने पास एक नया शब्द है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर कोई वस्तु रखी है, पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उनको ही क्या बोलते हैं अपन? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र, उस पृष्ठ से संबंधित क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसका मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। वेबर क्या होता है? वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो
अपन मान सकते हैं कि देखो ये अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, ये चुंबक दे रखी है, इससे ये जो चुंबकीय रेखा है वो निकल रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है निकल रही है, और ये अपन को इस डायग्राम के द्वारा अपन समझ सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अपन ने कारण भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको ये इतना टॉपिक समझ में आएगा। अब चलो अपन आगे देखते हैं, एक जो जनित्र होते हैं ना, जनित्र अपन जनरेटर रहते हैं ना, जनरेटर अपने आम भाषा में अपन बोलते हैं जनरेटर, उस जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती जनरेटर और दिष्ट धारा जनरेटर। इन दोनों जनरेटर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं और इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है, वो अपन अब देखेंगे। इसके बाद देखते हैं अपन विद्युत फ्लक्स, जो अपन ने चुंबकीय फ्लक्स देख लिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं अपन विद्युत धारा जनित्र। अब देखो विद्युत धारा जनित्र क्या होता है। विद्युत धारा जनित्र क्या होता है कि यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस पे करता है, जो विद्युत धारा चुंबकीय जनित्र होता है यह विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे मतलब युक्ति होती है या ऐसा कोई मतलब वो होता है कोई पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घूर्णन करवाया जाता है तथा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसा मतलब डायग्राम बना होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच में एक कुंडली रख दी जाती है और उस कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है, और यांत्रिक ऊर्जा द्वारा जब वह घूमती है तो वह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करती है या विद्युत ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत धारा जनित्र क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कुंडली रखी जाती है और उस कुंडली को अपन यांत्रिक ऊर्जा द्वारा क्या करते हैं, उसको घुमाया जाता है, और घुमाने से क्या होगी, वह यांत्रिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और अपन को क्या, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब देखो धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे अपन बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती व दिष्ट। ये दो प्रकार के जनित्र होते हैं। पहले होते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। जो पहला अपना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपन इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो देखो इसके चार भाग होते हैं, मेन कितने, जो मुख्य भाग होते हैं वो चार भाग होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है जो ये दोनों भाग दिख रहे हैं इस आपको डायग्राम के अंदर, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के मध्य क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ क्या होता है अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये दो चुंबक रखी हुई, मान सकते हैं कि ये दो चुंबक रखी हुई है और इन चुंबक के बीच का जो क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो इसके बाद आता है कुंडली या आर्मेचर। क्या होता है, कुंडली या आर्मेचर। जो तांबे के तार लपेटे हुए रहते हैं ना, वह कहलाता है कुंडली या आर्मेचर। तो इन दोनों चुंबकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग, ये वाला क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्मेचर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कुंडली भी बोल सकते हैं या कुंडली। ठीक है, तो कहने का मतलब यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य क्या होता है, कुंडली या आर्मेचर होता है। ये समझ में आ गया कि, और इसको अपन नाम भी दे सकते हैं जैसे कि A B C D, ये क्या है, आर्मेचर कहलाता है। जो ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग में ये वाला भाग दिख रहा है वो कहलाता है आर्मेचर। A B C और D ये आर्मेचर होता है। अब देखो सर्पी वलय क्या होती है, जो ये आर्मेचर का जो आगे जो लास्ट वाला भाग रहता है ना, यहाँ पे दो वलय लगाई जाती है, धातु की होती है,
उन दोनों वलय को यहाँ लगा दिया जाता है। ये दो वलय S1 और S2 ये कहलाती है सर्पी वलय। क्या कहलाती है? सर्पी वलय कहलाती है, जो बाहर की तरफ होता है। ठीक है। अब इसके बाद है बुरस। बुरस क्या है? देखो ये भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग दिख रहा होगा आपको, तो ये वाला भाग कहलाता है बुरस। ये बुरस B1 है और ये बुरस B2 है। दो बुरस होते हैं, जो एक तो क्या होता है बाह्य परिपथ के द्वारा जुड़ा होता है, इनका एक सिरा तो, और एक सिरा किससे? सर्पी वलयों के द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब इनका जो अंदर वाला सिरा होता है वह तो सर्पी वलयों द्वारा जुड़ा रहता है, और जो बाहर का सिरा होता है वह किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये जो बाहर का परिपथ है ना, बाह्य परिपथ, इसके द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये चार पढ़िए पढ़िए। हाँ, एक चीज और होती है इसमें, क्या ये बीच में होता है ना, ये बीच में जो ये बीच वाली, इसको बोलते हैं अपन धुरी या सापट। क्या बोलते हैं? धुरी या सापट होती है। जो ये बीच वाला भाग होता है ना, ये बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है? धुरी या सापट कहलाती है। तो जो ई भाग होता है उसको बोल सकते हैं अपन धुरी या साफट। ठीक है। तो ये 5 भाग होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होते हैं। उसमें मुख्य रूप से ये 5 भाग होते हैं उसकी संरचना में। तो अब देखो इसकी पढ़ेंगे आगे कार्य प्रणाली। अब इसकी कार्य प्रणाली देखो क्या होती है। तो अब देखो अपन देखेंगे कार्य प्रणाली। ये 5 पॉइंट अपन ने देख लिया। देखो इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। इसकी कार्य प्रणाली में क्या होता है कि जब अपन इस हत्थे की सहायता से जब आर्मेचर को अपन या कुंडली को घुमाते हैं, इस हत्थे की सहायता से जब अपन इसको घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है, तो कुंडली में पारित चुंबकीय फ्लक्स में, जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन से कुंडली के सिरों के बीच क्या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब अपन इसको घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या होगा, लगातार वह चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होगा, कुंडली के सिरों पर क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस कुंडली के जो सिरे हैं ABCD, इस पे क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी वस्तु को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र के ये लंबवत रखी हुई है, ठीक है ना, ये लंबवत रखी हुई है, जब उसको दक्षिणावर्त घुमाते हैं अपन, दक्षिण साइड से घुमाते हैं, दक्षिणावर्त घुमाते हैं, तो बार बार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व समांतर होती है। क्या होता है, जब अपन इसको घुमाते हैं तो क्या होगी, ये एक बार तो क्या होगी, ऐसे सीधी आएगी, एक बार तो ऐसे आएगी, और एक बार ऐसे टेढ़ी आएगी। मतलब कहने का मतलब एक बार तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आएगी, ऐसे मान लो एक बार तो ऐसे आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की समांतर आएगी, और एक बार क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आएगी। इससे प्रथम आधे चक्कर में क्या होगा, जब वह घूम के आएगी तो प्रथम आधे चक्कर में ये इधर से घूम के ऐसे आई, जब ये घूमेगी तो ये ऐसे लंबवत आएगी ना चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस चक्कर के अंदर क्या होगा, उस चक्कर में फ्लक्स घट जाएगा। इसका क्या होगा, फ्लक्स घट जाएगा, और बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त दिशा में धारा बह जाएगी। और क्या होगी, जो बाह्य परिपथ है उसमें दक्षिणावर्त में जो क्या होगी, धारा बह जाएगी। कहने का मतलब कि ब्रूस B1 से B2 की ओर, मतलब ब्रूस B1 से, इस ब्रूस B1 से क्या होगी, B2 की ओर धारा क्या होगी, प्रवाहित हो जाएगी। कहने का मतलब B1 से B2 की ओर धारा प्रवाहित हो जाएगी। और अगले ही राउंड के अंदर जब आधा और घूम के आएगा, जब ये आधा घूम के फिर इसके समांतर हो जाएगा, तो धारा क्या होगी, B2 से B1 की तरफ जाएगी। कहां से जाएगी, B2 से B1 की तरफ जाएगी, और B2 से जब B1 की तरफ जाएगी तो मतलब B2 से B1 की तरफ धारा चली जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा अपनी दिशा बदल लेती है। क्या होगा, जब ये इसके समांतर आएगी, लंबवत आएगी तो B1 से B2 जाएगी, और जब समांतर आ जाएगी तो B1 से B2 चली जाएगी, मतलब B2 से B1 चली जाएगी। तो मतलब आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा में क्या होगा,
परिवर्तन होगा, दिशा बदल जाती है। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? ऐसी धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जब अपनी इस कुंडलीय आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये जब उसके लंबवत आएगा, किसके? चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत आएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आएगा, तो धारा का क्या होगा? आधे चक्कर में तो वह B1 से B2 की तरफ धारा प्रवाहित होगी और आधे चक्कर में B2 से B1 की तरफ धारा प्रवाहित होगी। तो इस दिशा के परिवर्तन को इसमें जो धारा उत्पन्न होगी उसी धारा को क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यावर्ती धारा। मतलब प्रत्येक क्षण में वह बदल रही है। कहने का मतलब भाई प्रत्येक आधे चक्कर के बाद वह परिवर्तित हो रही है। मतलब B1 से B2 जाएगी, फिर B2 से B1 जाएगी। तो आप मेरी जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर क्या होता है कि जब कुंडलीय आर्मेचर को घुमाते हैं तो वह आधे चक्कर के बाद आधे चक्कर के बाद तो B1 से B2 धारा जाएगी और आधे चक्कर में B2 से B1 धारा जाएगी और इसे ही क्या बोलते हैं? इसी धारा को क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसे जनित्र को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। भारत में क्या 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग होता है। कितना? 50 हर्ट्ज। भारत में कितना होता है? 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा का ही प्रयोग किया जाता है। भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसमें 50 हर्ट्ज धारा ही उत्पन्न की जाती है। इस आवृत्ति की धारा प्राप्त हेतु कुंडली को 1 सेकंड में कम से कम कितनी बार? 50 बार घुमाया जाता है। इतने हर्ट्ज की अगर अपन को धारा लेनी है तो इतने हर्ट्ज की धारा लेने के लिए कुंडली को 1 सेकंड में कितना राउंड? 50 राउंड घुमाना पड़ता है। मतलब 50 बार उसको घुमाना पड़ता है। उसके पश्चात अपन को क्या मिलती है? वो प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न धारा का मान कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल व घूर्णन वेग व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पे करता है? जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसमें जो धारा का मान होता है ना, वह कुंडली के फेरों की संख्या, कि इस कुंडली में कितने फेरे हैं, उन फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। कि इस कुंडली में जो तांबे का तार होता है वो कितने फेरे उसमें लगाए हुए हैं उस पर भी निर्भर करता है। और कुंडली के क्षेत्रफल पे, कि इस कुंडली कितनी बड़ी है अपनी, उस पर भी निर्भर करता है। और घूर्णन वेग, क्या यह कितनी तेज घूम रही है, उसका घूमने का वेग कितना है उस पर भी निर्भर करता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चुंबक उनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र, उसकी तीव्रता कितनी है, मतलब वह कुंडली को कितनी देर में घुमा रहा है, कितनी धारा उत्पन्न कर रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये अपना था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब इसके बाद अपन देखेंगे दिष्ट धारा जनित्र। तो देखो दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है कि दिष्ट धारा जनित्र की जो संरचना होती है, ये संरचना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के जैसे ही होती है। मतलब जैसा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र रहता है वैसे ही क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र रहता है, उसके समान ही होती है। लेकिन इसमें एक चीज अलग होती है, इसमें क्या होता है, तो सर्पी वलय होता है ना, उस सर्पी वलय के स्थान पर क्या होता है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होता है। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होता है। सर यहाँ क्या थे, इसमें सर्पी वलय थे वैसे, लेकिन इसमें क्या है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होता है। जिसे अपन इस धातु की एक वलय लेकर इसके दोनों बराबर भाग, जो कि एक धातु की वलय होती है, इसके दो बराबर भाग कर देंगे, जिसको एक को कहते हैं C1 और एक को कहते हैं C2, जिसे अपन कंप्यूटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटेटर। मतलब C1 और C2 जो ये धातु की वलय है, इसके दो भाग कर देंगे, एक भाग ये और एक भाग ये। तो इन दोनों भागों को, इसको एक भाग को C1 और एक भाग को C2 बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटेटर बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो आर्मेचर का एक सिरा रहता है ना, वह C1 से जुड़ा होता है, और दूसरा वाला सिरा रहता है ना, वह C2 से जुड़ा रहता है। जो आर्मेचर का जो ये अपना ये आर्मेचर है ना, आर्मेचर
ए बी सी डी। ये आर्मेचर का जो एक सिरा होता है वह C1 से जुड़ा होता है, इससे जुड़ा हुआ है तो ये रहा, और एक सिरा किससे, C2 के द्वारा जुड़ा रहता है। C1 व C2 कार्बन पुरुष हो। अब इसमें क्या होता है कि C1 और C2 क्या, B1 और B2 ये कार्बन पुरुष होती है, इनसे जुड़े हुए रहते हैं। C1 B1 से जुड़ा रहता है, C2 B2 से जुड़ा होता है, कहने का मतलब कार्बन पुरुष से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिष्ट धारा जनित्र होता है। इस दिष्ट धारा जनित्र की अपन संरचना में देखा कि ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसा ही होता है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसे होता है। इसमें जो ये होता है ना, इसमें क्या होता है कि सर्पी वलय के स्थान पे क्या होता है, C1 C2 विभक्त, जो विभक्त वलय होती है, दिक् परिवर्तक वलय होती है, उनसे जुड़ा होता है। एक धातु की जो क्या एक जो धातु का गोल वो रहता है, उसको बीच में से काट के दो हिस्से बना देते हैं बराबर, जैसे एक C1 और C2 रहते हैं, इनके द्वारा ये क्या ब्रुश रहते हैं, B1 और B2 दो ब्रुश द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है और परिपथ से जोड़ दिया जाता है। अब देखो अपन इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। तो देखो आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र, जब अपन इस डिस्क धारा जनित्र में क्या होता है कि जब इस आर्मेचर को अपन घुमाते हैं तो ये आर्मेचर घूमता है ना, तो इसकी क्या होती है, जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला ए बी सिरा, ये घूम के इधर आ जाता है और ये वाला सिरा घूम के इधर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये ब्रुश है ना B1 B2 ये तो स्थिर रहते हैं, ये B1 और B2 तो स्थिर रहते हैं, लेकिन ये C1 और C2 होते हैं ना, इनकी क्या हो जाती है, दिशा बदल जाती है। आधे चक्कर के अंदर क्या बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। कहने का मतलब ये B1 B2 है, ये सिरा इधर चला जाता है, ए और बी है, ये सिरा इधर रहता है, ए बी हो जाता है, और ये वाला C और D वाला सिरा इधर रहता है। तो कहने का मतलब ये C2 ये C1 तो इधर आ जाता है और C2 इधर आ जाता है। तो आर्मेचर में जब धारा प्रवाहित होती है, जब अपन उसको घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होगा, इसका सिरा बदल जाएगा। जैसे देखो इस डायग्राम में दे रखा है आपके, इस डायग्राम में क्या होता है, पहला आधा चक्कर दे रखा है, पहले आधे चक्कर में क्या A1 A B और C D दे रखी है। तो ये अपनी स्थिति पे C1 B1 के साथ है और C2 B2 के साथ है, ये पहले आधे चक्कर के अंदर है। जब ये घूमेगा तो घूमते क्या हो जाएगा, जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा, ये वाला जो C2 सिरा है, ये घूम के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, B1 के पास रहेगा। ये B1 है, B1 के पास रहेगा, और जो C1 वाला सिरा होता है वह B2 के पास चला जाता है। कहने का मतलब जो AB सिरा था ना इधर, वो घूम के उधर चला जाता है, और जो CD सिरा था वो घूम के इधर आ जाता है। ऐसा होता है। तो क्या होता है कि आर्मेचर को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब इस अपन आर्मेचर को घुमाते हैं तो इसमें ये अपना जो ये दो चुंबक है, इन दोनों चुंबकों के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के कारण क्या होती है, उसमें धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें ब्रुशों की स्थितियों पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कुंडली में धारा की दिशा बदलते ही ब्रुशों का संबंध कंप्यूटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है। कहने का मतलब जब अपन इसमें धारा बहती है तो क्या होगा, इसका एक भाग जो ये कंप्यूटर का होता है ना C1, इसका क्या आधा सिरा उधर चला जाता है, मतलब कहने का मतलब C1 इधर चला जाता है और C2 इधर चला जाता है। जब उसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण धारा उत्पन्न होती है, उस धारा के कारण इस प्रकार दिष्ट धारा जनित्र में आधे चक्कर के बाद कंप्यूटर अपनी दिशा बदल लेते हैं। इससे धारा की दिशा एक ही बनी रहती है और दिष्ट धारा कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जब ये आधे चक्कर के बाद बदल लेता है फिर आधे चक्कर में आता है, तो इससे क्या होगी, धारा की दिशा एक ही बनी रहती है। कहने का मतलब धारा जिस दिशा से चल रही है उसी दिशा में धारा चलती रहती है, और धारा की दिशा वही रहती है, धारा की दिशा बदलती नहीं है, और उसे ही क्या बोलते हैं अपन, दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। एवं जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र बोलते हैं। और इस पूरे जो अपने ये पूरा डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो ये अपना था दिष्ट धारा जनित्र का
जो टॉपिक था ये है। तो मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ कि दिष्ट धारा जनरेटर क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के जैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, सर्पी वलय के स्थान पर क्या होता है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होते हैं, जो जिनको अपन C1 और C2 बोलते हैं, जो क्या होते हैं ब्रुश B1 और B2 के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब अपन इसमें धारा उत्पन्न करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जब विद्युत फ्लक्स के कारण जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो ये आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर घूमने के कारण जो इसकी ए बी वाली दिशा है वह बी CD की तरफ चली जाती है, और CD वाली दिशा AB की तरफ चली जाती है। कहने का मतलब C1 B2 ब्रुश से जुड़ जाता है और C2 B1 ब्रुश से जुड़ जाता है, और यह ऐसे घूमता रहता है, और आधे चक्कर के बाद ये प्रक्रिया वापस दोहराती है। लेकिन इसमें एक ये कारण होता है कि इसकी धारा की जो दिशा है वह नहीं बदलती है, धारा की दिशा वही रहती है। तो वो क्या कहलाता है, दिष्ट धारा। और इस पूरे डायग्राम को, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया है। दिष्ट धारा जनित्र होता है, उसमें दिक् परिवर्तक का कार्य, दिक् परिवर्तक जो अपने पढ़ा था, दिक् परिवर्तक का कार्य, इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य यह होता है कि दिष्ट धारा जनित्र के अंदर कंप्यूटेड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा जो दिक् परिवर्तक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंप्यूटेटेड। इसमें क्या होता है कि इसके स्थान पर परिवर्तन से बाह्य परिपथ, जो ये लोड होता है, बाह्य परिपथ में धारा सदैव एक ही दिशा में प्राप्त होती है, अर्थात दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही दिशा में धारा उत्पन्न होती है, मतलब इधर से ही, अगर इधर से हो रही तो इधर से ही प्राप्त होती है, धारा की दिशा नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी, दिष्ट जो इसका कार्य होता है ये यही कार्य करता है कि ये धारा की दिशा परिवर्तित नहीं करता है। धारा जिस दिशा से अपन को उत्पन्न हो रही है, जिस दिशा से अपन को धारा मिल रही है, उसी दिशा से धारा अपन को मिलती रहेगी। जो इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा था, वो चैप्टर जो अपना आज पूरा हो चुका है। अब आगे अपन अगले चैप्टर पे चलेंगे। ऑनलाइन स्कूल मंडा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो डलती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।